स्वागत। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जो हम रोजमर्रा की बातचीत में खूब इस्तेमाल करते हैं, अधिकार यानी राइट्स। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है, ये आते कहाँ से हैं और क्यों क्यों ये इतने मायने रखते हैं? हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो इसी गुत्थी को आप कह सकते हैं सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए अधिकारों की अवधारणा और उनके पीछे छिपे अलग अलग नजरियों को समझना। देखते हैं कि ये विचार हमें कहाँ ले जाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये अधिकार चीज क्या है? महज एक इच्छा या कुछ और? इन्हें इतना जरूरी क्यों माना जाता है? बिल्कुल सही सवाल से शुरुआत की है आपने। देखिए, अधिकार हमारी महज इच्छाएं या दावे नहीं है। ये वे दावे हैं जिन्हें समाज मान्यता देता है और ज्यादातर मामलों में राज्य इन्हें लागू करने में मदद करता है या कहिए इनकी सुरक्षा करता है। ये सिर्फ चाहत नहीं बल्कि स्वीकृत दावे हैं। अच्छा, स्वीकृत दावे? हाँ, इन्हें व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी बाहरी हालात या परिस्थितियां भी कहा जा सकता है। जैसा कि कुछ विचारक मानते हैं, अधिकारों के बिना इंसान अपनी पूरी क्षमता तक विकसित नहीं हो पाता है। ये एक सभ्य और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए न्यूनतम आवश्यक शर्तें हैं, आप कह सकती हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है। अगर हम इतिहास देखें तो यूनान के दार्शनिकों से लेकर अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों तक अधिकारों की सोच लगातार विकसित होती रही है। और ये सिर्फ वोट डालने या बोलने जैसे राजनीतिक अधिकार ही नहीं है। सामाजिक और आर्थिक अधिकार जैसे काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये भी उतने ही अहम माने जाते हैं। ये बात तो दिलचस्प है कि अधिकार सिर्फ एक तरह के नहीं होते। हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं उनमें वेस्ली होफेल्ड नाम के एक विचारक के वर्गीकरण का जिक्र है। उन्होंने अधिकारों के आपसी रिश्तों को समझने का एक तरीका बताया है। ये थोड़ा पेचीदा लगता है। ये क्या है? हाँ, होफेल ने महसूस किया कि अधिकार शब्द का इस्तेमाल हम कई अलग अलग मतलबों के लिए करते हैं। उन्होंने इसे और स्पष्ट करने के लिए 4 तरह के कानूनी संबंधों की पहचान की जो अक्सर अधिकार के नाम पर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, 4 तरह के। जी। पहला है दावा अधिकार, क्लेम राइट। इसका सीधा मतलब है कि अगर किसी एक व्यक्ति का कोई दावा अधिकार है तो किसी दूसरे व्यक्ति का उसके प्रति एक निश्चित कर्तव्य या जिम्मेदारी है। जैसे अगर एक मजदूर को वेतन पाने का दावा अधिकार है तो उसके मालिक का कर्तव्य है कि वो वेतन दे। एक के अधिकार के साथ दूसरे का कर्तव्य जुड़ा होता है। ठीक है, ये तो समझ आता है। दूसरा है विशेष अधिकार या स्वतंत्रता, प्रिविलेज लिबर्टी। ये वो स्थिति है जहां एक व्यक्ति को कुछ करने की आजादी है और किसी दूसरे व्यक्ति का उस पर कोई विपरीत दावा नहीं है। मतलब आप वो काम कर सकते हैं और कोई दूसरा आपको ये नहीं कह सकता कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको रोकने का अधिकार किसी के पास नहीं है। तीसरा है शक्ति, पावर। हाँ। ये थोड़ी अलग चीज है। हाँ। ये किसी व्यक्ति की वो क्षमता है जिससे वो कानूनी रिश्तों को बदल सकता है, चाहे अपने या दूसरों के। जैसे स्रोत में उदाहरण है कि एक जहाज का कप्तान अगर कर्मचारियों को सफाई का आदेश देता है तो उसके पास ये शक्ति है। इस आदेश से कर्मचारियों पर एक नया कर्तव्य आ जाता है। ओह, ये शक्ति है। हाँ। और चौथा है उन्मुक्ति, इम्यूनिटी। ये शक्ति का उल्टा है। इसका मतलब है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी कानूनी स्थिति को अपनी शक्ति से बदल नहीं सकता। आप उसकी शक्ति के प्रभाव से इम्यून है, सुरक्षित है। जैसे किसी सरकारी कर्मचारी को बिना सही प्रक्रिया अपनाए नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। ये उसकी उन्मुक्ति है सरकार की शक्ति के खिलाफ। बाप रे! तो जब हम कहते हैं ये मेरा अधिकार है तो उसका मतलब इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। ये तो वाकई अधिकारों के ताने बाने को बिल्कुल नए तरीके से देखने जैसा है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि रिश्तों का एक जाल है। बिल्कुल। होफेल्ड हमें दिखाते हैं कि अधिकारों की भाषा कितनी सूक्ष्म हो सकती है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक और अहम विचारक रोनाल्ड डॉकिन ने अधिकारों के बारे में एक बहुत प्रभावशाली बात कही है। उन्होंने अधिकारों को ट्रम्प्स कहा है। ट्रम्प्स? हाँ। जैसे ताश के पत्ते में होता है, हुक्म का इक्का जैसा। हाँ, काफी हद तक वैसा ही समझ सकते हैं। डॉकिन का तर्क है कि अधिकार ऐसी नैतिक ढाल हैं जो कुछ खास हालात में समाज के सामूहिक लक्ष्यों या बहुमत की इच्छा से भी ज्यादा वजन रखते हैं। अच्छा, ज्यादा वजन। जी। जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार और समाज के किसी बड़े लक्ष्य, मान लीजिए आर्थिक विकास या राष्ट्रीय सुरक्षा, के बीच टकराव होता है तो अक्सर अधिकार उस लक्ष्य पर ट्रम्प कर जाते हैं।
यानी उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनका मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकार व्यक्ति की गरिमा और सबके साथ समान सम्मान के विचार पर टिके हैं। वे व्यक्ति को बहुमत की संभावित ज्यादती से बचाते हैं। यही अधिकारों का असली कवच है। वाह, ट्रम्प्स की तरह। यानी एक अकेले इंसान का हक पूरी समाज की मर्जी पर भारी पड़ सकता है। ये तो बहुत बड़ी और शक्तिशाली सोच है। ये हमें उस बुनियादी सवाल पर ले आती है जिसने सदियों से विचारकों को उलझाया है। आखिर ये अधिकार आते कहाँ से हैं? कौन देता है हमें यह अधिकार? हमारे स्रोत इस पर कई अलग अलग सिद्धांत बताते हैं। पहला है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। ये तो बहुत सुना हुआ लगता है। हाँ, ये यकीनन सबसे पुराने और प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक है। इसके सबसे बड़े पैरोकार जॉन लॉक माने जाते हैं। उनका कहना था कि कुछ अधिकार तो ऐसे हैं जो हमें इंसान होने के नाते मिलते हैं, जन्म से। ये किसी राजा, सरकार या समाज की देन नहीं, बल्कि कहिए प्रकृति या ईश्वर की देन है। लॉक ने इनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को सबसे अहम माना। जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति। उनके मुताबिक सरकारें बनती ही इसलिए हैं कि इन पहले से मौजूद प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा कर सकें। सरकारें इन्हें बनाती नहीं, सिर्फ पहचानती और सुरक्षित करती हैं। अगर सरकार इन अधिकारों का हनन करे तो लोगों को उसका विरोध करने का भी हक है। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा में भी तो कुछ ऐसी ही बात है। जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज के अविच्छेद्य अधिकार। लगता है लॉक का काफी असर रहा। बिल्कुल सही। लॉक के विचारों ने न सिर्फ अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों को प्रेरित किया, बल्कि आधुनिक लोकतंत्र और मानवाधिकारों की पूरी अवधारणा पर उनकी गहरी छाप है। ये विचार कि सरकार की शक्ति असीम नहीं है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों से सीमित है, यहीं से मजबूत हुआ। लॉक की बात सुनने में तो बहुत आकर्षक लगती है कि अधिकार हमें कुदरत से मिले हैं, लेकिन ये प्राकृतिक शब्द थोड़ा धुंधला सा नहीं लगता? क्या वाकई इतिहास में या अलग अलग संस्कृतियों में ऐसे अधिकार हमेशा से माने गए हैं? इसकी आलोचना भी तो हुई होगी। हाँ, बिल्कुल आलोचना हुई है। जैसा कि हमारे स्रोत में डीजी रिची जैसे आलोचकों का जिक्र है। उन्होंने पूछा कि प्राकृतिक का ठीक मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है जो हर जगह पाया जाता है या जो आदर्श रूप में होना चाहिए? हाँ, ये बड़ा सवाल है। अगर ये हर जगह पाए जाते हैं तो इतिहास में तो गुलामी और जुल्म भी हर जगह रहे हैं, तो क्या वो भी प्राकृतिक हो गए? और अगर ये आदर्श है तो ये आदर्श कौन तय करेगा? इन अधिकारों की कोई पक्की लिस्ट क्यों नहीं है? ये सवाल इस सिद्धांत की एक कमजोरी उजागर करते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। तो जहां लॉक मानते थे कि अधिकार प्रकृति से आते हैं, वहीं एक बिल्कुल विपरीत सोच भी उभरी, जो कहती है कि अधिकार पूरी तरह से इंसानी कानून की देन है। यही है वैधानिक या कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। ये तो एकदम उल्टा नजरिया हुआ। एकदम 180 डिग्री का फर्क। इस सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक थे जेरेमी बेंथम, जो उपयोगितावाद के भी जनक माने जाते हैं। बेंथम ने तो प्राकृतिक अधिकारों को नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स, यानी ऊंची एड़ी वाली बकवास कहकर खारिज कर दिया था। अच्छा। उनका मानना था कि अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य द्वारा बनाए गए कानून से ही पैदा होते हैं। जो कानून में लिखा है, जिसे अदालतें मानती हैं, वही अधिकार है। बिना कानून के अधिकार की बात करना हवा में किले बनाने जैसा है। लेकिन अगर अधिकार सिर्फ कानून बनाता है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई सरकार या तानाशाह कोई अन्यायपूर्ण कानून बना दे तो वही अधिकार बन जाएगा? जैसे अगर कानून कहे कि किसी खास समूह को वोट देने का हक नहीं, तो क्या वही सच हो गया? ये तो थोड़ा खतरनाक लगता है। बिल्कुल, यही सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना है। ये सिद्धांत कानून और नैतिकता के बीच के फर्क को नजरअंदाज कर देता है। सही बात है। क्या हर कानून नैतिक रूप से सही होता है? इतिहास गवाह है, ऐसा नहीं है। रंगभेद या गुलामी को कानूनी मान्यता मिली थी, पर क्या वो सही था? आलोचक कहते हैं कि ये सिद्धांत अधिकारों के नैतिक आधार को खत्म कर देता है। साथ ही ये उन अधिकारों को भी नहीं समझा पाता जो समाज में लंबे समय से चली आ रही परंपराओं या रीति रिवाजों से बनते हैं, भले ही वे कानून में न लिखे हों। अधिकार सिर्फ कानून की किताब में नहीं, लोगों के जहन और समाज की रिवायतों में भी होते हैं। समझ गया। तो प्राकृतिक और कानूनी दो बिल्कुल अलग छोर हो गए। इसके बाद एक और नजरिया आता है अधिकारों का, ऐतिहासिक सिद्धांत। इसका क्या कहना है? ये सिद्धांत एडमंड बर्क जैसे विचारकों से जुड़ा है।
वो फ्रांसीसी क्रांति के आलोचक थे और उनका मानना था कि अधिकार न तो किसी अमूर्त प्रकृति की देन है और न ही अचानक किसी कानून से बना दिए जाते हैं, बल्कि अधिकार धीरे धीरे इतिहास के साथ विकसित होते हैं। वे समाज में लंबे समय से चली आ रही परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्थाओं की उपज होते हैं। परंपराएं। हाँ, जो चीजें पीढ़ियों से चली आ रही हैं, जिन्हें समाज ने स्वीकार कर लिया है, वही सच्चे अधिकार हैं। बर्क ने फ्रांसीसी क्रांति के मनुष्य के अमूर्त अधिकारों की जगह ब्रिटेन की स्थापित संवैधानिक परंपराओं को तरजीह दी। यानी जो पुरानी रीतियां हैं वही अधिकार हैं। लेकिन क्या सारी पुरानी परंपराएं अच्छी या न्यायसंगत होती हैं? बहुत सी परंपराएं तो भेदभाव या अन्याय पर आधारित हो सकती हैं। एकदम सही मुद्दा उठाया आपने, और यही इस ऐतिहासिक सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सिद्धांत अक्सर मौजूदा व्यवस्था को, चाहे वो कितनी भी गलत क्यों ना हो, उसे सिर्फ इसलिए सही ठहराने का बहाना बन सकता है क्योंकि वो पुरानी है। हाँ, ये तो है। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, भारत में जाति प्रथा सदियों पुरानी परंपरा रही है, लेकिन क्या इसे अधिकार का आधार माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं। हर परंपरा समय की कसौटी पर खरी उतरे, ये जरूरी नहीं। ये सिद्धांत बदलाव और सुधार के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। तो परंपरा भी अपने आप में अधिकारों का पक्का आधार नहीं हो सकती। चलिए अगले सिद्धांत पर चलते हैं, सामाजिक उपयोगिता या सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। ये नाम सुना सुना सा लगता है, शायद बेंथम से जुड़ा है। हाँ, ये सिद्धांत उपयोगितावाद से बहुत नजदीकी रखता है और बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विचारकों ने इसे आगे बढ़ाया है। इसका मूल मंत्र है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इस नजरिए से अधिकार अपने आप में कोई परम सत्य नहीं है, वे बस एक साधन है, एक औजार है जिससे समाज का भला हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की खुशी बढ़ सके। साधन, ओके। राज्य को केवल वही अधिकार बनाने और लागू करने चाहिए जो समाज के कुल कल्याण में इजाफा करते हो। अगर किसी अधिकार से समाज को नुकसान हो रहा है तो उसे बदल देना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए। यहाँ अधिकार का आधार उसकी सामाजिक उपयोगिता है। लेकिन इसमें भी एक पेच नजर आता है। अगर ज्यादातर लोगों की खुशी के लिए किसी एक व्यक्ति या छोटे समूह के अधिकारों को कुचलना पड़े, तो क्या यह सिद्धांत उसे सही ठहरा देगा? मान लीजिए किसी अल्पसंख्यक समुदाय की संपत्ति छीनकर बहुसंख्यकों में बांटने से ज्यादा लोगों का सुख बढ़ता हो, तो क्या वो जायज हो जाएगा? यही इस सिद्धांत पर सबसे गंभीर सवाल उठता है और इसकी मुख्य आलोचना भी यही है। यह सिद्धांत व्यक्ति या अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बहुमत के हितों की वेदी पर कुर्बान करने का खतरा पैदा करता है। अधिकतम सुख को मापना भी अपने आप में मुश्किल है। हाँ, ये कैसे मापेंगे? और क्या सिर्फ सुख ही सब कुछ है? न्याय, समानता, गरिमा जैसे मूल्यों का क्या होगा? ये सिद्धांत इन सवालों का संतोषजनक जवाब देने में अक्सर नाकाम रहता है। ये तो वाकई एक दुविधा है। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, आदर्शवादी या व्यक्तित्व सिद्धांत। इसका फोकस कहाँ है? ये सिद्धांत टी.एच. ग्रीन जैसे विचारकों से प्रमुख रूप से जुड़ा है, हालांकि इसके बीच कांट और हेगल के विचारों में भी मिलते हैं। ग्रीन का मानना था कि मनुष्य के जीवन का असली उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का, अपनी नैतिक क्षमताओं का पूर्ण विकास करना है, यानी आत्मसिद्धि। अधिकार इसी नैतिक विकास के लिए जरूरी बाहरी साधन या परिस्थितियां हैं। अच्छा, नैतिक विकास के लिए। जी, उनके अनुसार अधिकार वो दावे हैं जिन्हें समाज इसलिए मान्यता देता है क्योंकि वे सामान्य भलाई यानी कॉमन गुड के लिए जरूरी हैं, और ये सामान्य भलाई व्यक्ति के नैतिक विकास में मदद करती है। राज्य का काम ऐसी परिस्थितियां बनाना है जिसमें हर व्यक्ति अपनी नैतिक क्षमता का विकास कर सके। तो यहाँ अधिकार व्यक्ति के नैतिक विकास और समाज की सामान्य भलाई दोनों से जुड़े हैं। ये तो काफी संतुलित और गहरा विचार लगता है। ये न सिर्फ व्यक्ति की बात करता है, बल्कि उसके नैतिक विकास और समाज से उसके रिश्ते की भी बात करता है। हाँ, ये काफी प्रभावशाली और आकर्षक सिद्धांत है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। आलोचक जैसे हैरल्ड ग्लास्की पूछते हैं कि ये कैसे तय होगा कि व्यक्ति के नैतिक विकास या व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए ठीक कौन सी परिस्थितियां जरूरी हैं। ये भी सही है। इस पर तो बहुत मतभेद हो सकते हैं। क्या राज्य ये तय करेगा? साथ ही कभी-कभी सामान्य भलाई पर इतना ज्यादा जोर देने से व्यक्ति के निजी या विशिष्ट अधिकार नजरअंदाज होने का खतरा भी रहता है। यानी यहाँ भी सवाल बाकी रहते हैं। और आखिर में हमारे स्रोतों में एक और नजरिया है, मार्क्सवादी सिद्धांत। ये बाकी सबसे काफी अलग लगता है। हाँ, कार्ल मार्क्स और उनके अनुयायियों का अधिकारों को देखने का नजरिया बाकी सभी सिद्धांतों से बुनियादी तौर पर अलग है।
मार्क्सवादी विश्लेषण के मुताबिक पूंजीवादी समाज में जिन अधिकारों की बात होती है, जैसे संपत्ति का अधिकार, अनुबंध करने की स्वतंत्रता, वे असल में सिर्फ दिखावा है, या फिर कहिए शासक वर्ग यानी पूंजीपति या बुर्जुआ वर्ग के हितों को साधने वाले अधिकार हैं। सिर्फ दिखावा। उनके अनुसार हाँ। वे कहते हैं कि कानूनी तौर पर भले ही सबको ये अधिकार मिले हों, लेकिन आर्थिक असमानता इतनी ज्यादा है कि मजदूर वर्ग इन अधिकारों का असली फायदा उठा ही नहीं पाता। संपत्ति का अधिकार किसके काम का, जिसके पास संपत्ति ही ना हो। इसलिए ये अधिकार मौजूदा शोषणकारी व्यवस्था को बनाए रखने का एक वैचारिक हथियार मात्र है। मार्क्सवादियों का मानना है कि सच्चे अधिकार और सच्ची स्वतंत्रता तो केवल एक वर्गहीन साम्यवादी समाज में ही संभव है, जहां उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण हो और आर्थिक शोषण खत्म हो जाए। यह सिद्धांत खास तौर पर सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को राजनीतिक अधिकारों से ज्यादा बुनियादी और जरूरी मानता है। जब तक पूंजीवाद है, तब तक सच्चे मानवाधिकार संभव नहीं है। ये उनका मूल तर्क है। तो कुल मिलाकर हमने अधिकारों के अर्थ से शुरू करके होफेल्ट का वर्गीकरण, डॉर्किन के ट्रम्प्स वाले विचार, और फिर अधिकारों की जड़ों को लेकर इतने सारे अलग अलग, कभी-कभी एक दूसरे से टकराते हुए सिद्धांत देखे। प्राकृतिक, कानूनी, ऐतिहासिक, सामाजिक कल्याण, व्यक्तित्व विकास और मार्क्सवादी। ये तो विचारों का एक पूरा महासागर है। बिल्कुल, और शायद यही समझना सबसे अहम है कि अधिकारों की प्रकृति या उनके स्रोत को लेकर कोई एक अकेला सर्वमान्य जवाब नहीं है। हर सिद्धांत, चाहे वो लॉक का हो, बेंथम का, बर्क का, ग्रीन का या मार्क्स का, अधिकारों के किसी न किसी जरूरी पहलू पर रोशनी डालता है।